Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. कहते हैं जीतने के लिए कोशिश की नहीं जुनून की आवश्यकता होती है। तो आज उसी जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी, टॉपिक का नाम है खाद और उर्वरक। बात हम करेंगे यहाँ पर खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है और हमारी फसल के लिए दोनों में से क्या ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैन्योर या खाद के बारे में। अगर हम डिफाइन करें कि मैन्योर क्या चीज़ होती है तो बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना। ध्यान रखनी है बस कुछ स्पेशल चीज़ें। पहली चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। मीन्स ये किसी भी फसल या किसी भी पशु के अवशेष द्वारा आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत हमें नहीं होती। ओके, उसके बाद हम बात करें, ये जो मैन्योर या खाद है इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीवांश खाद। जीवांश का मतलब है जीव का अंश। तो ये किसी भी जीव, चाहे वो पौधा हो या फिर कोई पशु हो, उसके अंश द्वारा आराम से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इसे बनाता कौन है। तो ध्यान रखेंगे, इसे बनाने के लिए हमें किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसान खुद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ये हमें जो पोषक तत्व प्रदान करेंगे तो उन पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होगी, तो ध्यान रखेंगे इनमें पोषक तत्व तो होते हैं लेकिन पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो मात्रा काफ़ी कम होती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर्स और हम फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस देखेंगे तो उस समय ध्यान रखना है इनमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन सभी के सभी पोषक तत्व इनमें उपलब्ध होते हैं। तो ये थी एक डेफिनेशन मैन्योर की। आइए बात करते हैं कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर, जिसे हम हिंदी में उर्वरक कहते हैं, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी डिफाइन करेंगे उसे तो ध्यान रखनी है सबसे पहली चीज़ कि ये हमेशा कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे उर्वरक भी हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। तो एक जनरल चीज़ ध्यान रख लें, सभी के सभी उर्वरक इनऑर्गेनिक होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन याद रखने हैं आपको दो, जो कि नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं। एक का नाम तो है यूरिया और एक होता है कैल्शियम साइनेमाइड। तो ये दोनों जो उर्वरक हैं ये अपने नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा सभी के सभी उर्वरक इनऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद हम बात कर लें इसे बनाया कहाँ जाता है। तो जैसा हमने अभी खाद में देखा कि किसान इसे बहुत आसानी से अपने फार्म पर बना सकता है, लेकिन उर्वरकों को कभी भी किसान अपने फार्म पर नहीं बना सकता। इसके लिए हमें वहाँ पर ज़रूरत होगी किसी भी इंडस्ट्री की या फिर हम कह सकते हैं किसी फैक्ट्री की। तो जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं और हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ऐसे तत्वों को हम उर्वरक का नाम देते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ हमने यहाँ डिस्कस कर ली। एक्सेप्शन ध्यान रखना है, सभी इनऑर्गेनिक है पर दो ऐसे और उर्वरक हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। एक तो है यूरिया और दूसरा है कैल्शियम साइनेमाइड। तो चलिए, आपको समझ में शायद आ चुका होगा कि मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। दोनों में कॉमन चीज़ यही है कि हम उन्हें पोषक तत्वों के लिए उपयोग करते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। पर इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़, मैन्योर जो होते हैं वो कैसे हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और अगर बात करें फर्टिलाइजर की तो हमने देखा वो कैसे होते हैं, वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं इनका फॉर्मेशन या इनको बनाया कहाँ पर जाता है। तो जो मैन्योर या खाद है वो किसान खुद बना सकता है, फार्मर्स इनसे
खुद अपनी स्थान पर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स को हम हमेशा किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री के अंदर ही बना सकते हैं। तो ये दोनों के जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये ध्यान रखने हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं इनके पोषक तत्वों के आधार पर कि कौन कौन से पोषक तत्व हमें इनसे प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो उनसे हमें सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखें, पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ध्यान रखेंगे मैन्योर्स की वजह से हमें सभी पोषक तत्व प्रदान हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की तो उससे हमें या तो सिर्फ एक या फिर दो या ज्यादा से ज्यादा कह सके तो 3 पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। इससे ज्यादा पोषक तत्व फर्टिलाइजर से मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रखता है। पोषक तत्व में ही अगर हम आगे बात करें तो हमें ध्यान होनी चाहिए उनकी मात्रा, कि उनकी मात्रा कितनी हमें प्राप्त होती है। एक बहुत सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं। आपने नाम सुना होगा FYM का, जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लें। FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम हिंदी में गोबर की खाद भी कहते हैं। इसके लिए BHU, ICR और जेट इन तीनों के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन तीनों का कितना अनुपात पाया जाता है। तो इनकी जो मात्रा मिलती है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन मिलता है 0.5%, फास्फोरस इसका जस्ट आधा मिलता है 0.25%, और पोटाश है वो वापस से कितना मिलता है 0.5%। तो इसे याद रखना भी बहुत इजी है। नाइट्रोजन जितना है उसका आधा होगा फास्फोरस, और पोटाश जो है वो वापस नाइट्रोजन के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5%। लेकिन अगर हम किसी फर्टिलाइजर की बात करें, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम यहाँ पर DAP का। ओके, DAP का फुल फॉर्म शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। इसको हम बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। ओके, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP का फुल फॉर्म है। यहाँ से अमोनियम जो है ये तो हमें शो करता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस, और जो फॉस्फेट है ये हमें शो करता है फॉस्फोरस की प्रेजेंस। तो इस फर्टिलाइजर के अंदर दोनों हमारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, एक तो नाइट्रोजन और एक फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की बात कर लें तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है 18%, और फॉस्फोरस की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है 46%। ओके, तो अब यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू FIM में थी 0.5%, और DAP के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो फॉस्फोरस की है वो है हमारे पास 46%। तो हम यहाँ पर इसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर 0.25% है, जबकि वहाँ पर 46% है, और FIM में नाइट्रोजन 0.5% है, लेकिन DAP में 18% है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि जब भी हम मात्रा की बात करेंगे तो पोषक तत्वों की मात्रा फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा होगी और मैन्योर्स के अंदर हमेशा कम होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले बात कर लें मैन्योर्स को हम अप्लाई कब करते हैं। तो ध्यान रखेंगे मैन्योर्स को जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो टाइम होगा बिफोर सोइंग, मीन्स जब भी हमारी क्रॉप की सोइंग करनी है उससे पहले ही हमें उसे फील्ड के अंदर मिक्स करना होगा। ओके, और फील्ड के अंदर हम कहाँ पर मिक्स करेंगे, सॉइल के अंदर, और ध्यान रखेंगे इसको लगभग 2 से 4 वीक पहले हमें सॉइल के अंदर मिक्स करना है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें कि इन्हें कब अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इन्हें हम अलग अलग टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है बिफोर सोइंग,
जब हमारी सोइंग करनी है उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसे एट द टाइम ऑफ सोइंग, जिस टाइम पर हम बुआई करेंगे उस टाइम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम सोइंग करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों टाइम हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखने वाली चीज ये नहीं कि अप्लाई कब करेंगे, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इन तीनों को कहा क्या जाता है। ओके, तो बिफोर सोइंग का कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन जब हम सोइंग के टाइम पर अप्लाई करते हैं तो इस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं बेसल डोज। ओके, क्या कहेंगे इसे? बेसल डोज कहेंगे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उसमें बेसल डोज क्या रखी जाती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर बात करेंगे। ओके, अभी देख लेते हैं सोइंग के लिए क्या कहा, बेसल डोज, और आफ्टर सोइंग जो एप्लीकेशन है उसे हम क्या कहते हैं। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखें, आफ्टर सोइंग जो हम एप्लीकेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। ओके, तो हम इसे तीनों टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले, क्या इनकी वजह से हमारी सॉइल पर या प्लांट पर कोई इफेक्ट होता है क्या? तो देख लेते हैं, जब हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज कर लें तो क्या उसकी वजह से कोई इफेक्ट होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से कोई भी बुरा इफेक्ट हमारी क्रॉप पर हमें नहीं दिखाई देता। मान लिया कि मैन्योर हमें 5 टन अप्लाई करना है, हमने 5 की जगह 8 टन अप्लाई कर दिया, तो भी हमारी फसल पर कोई बुरा प्रभाव उसकी वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र हमें 50 किलो देना है और हमने 100 किलो दे दिया तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप डैमेज हो सकती है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, हाई क्वांटिटी की वजह से कोई भी बुरा प्रभाव मैन्योर का नहीं होता, और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो हाई क्वांटिटी में अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं उनकी क्वांटिटी की कि कितनी क्वांटिटी में हमें इसे उपयोग करना चाहिए। तो मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स को हम जनरली यूज करते हैं लगभग 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। ओके, ध्यान रखेंगे ये टन प्रति हेक्टेयर है, ये किलोग्राम नहीं है। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र को जब हम उपयोग करते हैं तो पर हेक्टेयर मैक्सिमम जो डोज है वो 150 kg पर हेक्टेयर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। देख लेते हैं, हमने मैन्योर के लिए कहा कि ये जीवों का अंश होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमें इसकी वजह से 2 चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। एक तो मिलते हैं पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जीवों का अंश है तो ऑर्गेनिक मैटर भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे हमें मिल गई। कौन कौन सी? एक तो ऑर्गेनिक मैटर और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन फर्टिलाइज़र तो इनऑर्गेनिक है तो उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे? ओनली न्यूट्रिएंट्स ही मिल सकते हैं, इसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा। ओके, और ऑर्गेनिक मैटर के जितने भी कार्य हमारे सॉइल में होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहली चीज़ तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से हमें फायदा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHC कहते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है जल धारण क्षमता। तो हमारी जो सॉइल है उस सॉइल की जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ता है। ओके, दूसरा जो प्रभाव है वो पड़ता है CEC पर, जिसे हम बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ओके, और तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो होता है एरिएशन या फिर हम बोल सकते हैं वायु संचार। ओके, और लास्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है
वो पड़ता है सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी पर। ओके, तो हमारे पास ये चारों चीजें आ गई। अब इसे समझना जरूरी है क्योंकि आईसीआर कई बार इसमें हमें कंफ्यूज कर देता है। ध्यान रखना है सिर्फ एक छोटी सी बात कि मैन्योर के अंदर हमें पोषक तत्व तो मिलेंगे, उसके साथ साथ हमें मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज सॉइल की अफेक्ट होती हैं। कौन कौन सी है? एक तो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, दूसरी है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, एक है सॉइल एरिएशन या फिर वायु संचार, और एक है बफरिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये चारों जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से सुधरती हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम मैन्योर अप्लाई करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। फिर एरिएशन है तो एरिएशन भी इंक्रीज होगा, और बफरिंग कैपेसिटी है तो बफरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या फर्टिलाइजर के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉइल एरिएशन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बफरिंग कैपेसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे से क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि बीएचयू ने पूछा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। वो रिलेटेड है बल्क डेंसिटी से, जिसे हम बोलते हैं स्थूल घनत्व। बल्क डेंसिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। तो मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड करा, मैन्योर जब ऐड करे तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स की वजह से कोई भी इफेक्ट बल्क डेंसिटी पर नहीं होता है। ओके, और एट लास्ट अगर हम बात कर लें कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है, तो ध्यान रखें ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरह से पोषक तत्व प्रदान करना चाहते हैं। अगर हमें बहुत जल्दी ही हमारे पोषक तत्व प्रदान करने हैं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा, लेकिन अगर हमें धीरे धीरे और सारे पोषक तत्व प्रदान करने हैं तो हमें खाद का उपयोग करना होगा। अगर हम हमारी सॉइल के अंदर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं रखना चाहते तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, और अगर हमें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सुधारनी है तो उस समय पर हमें मैन्योर्स का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है तो इसे उनके साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें, और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप टाइम पर देख सकें।